सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। हमारा प्रैक्टिकल ऑडिटिंग का कोर्स चल रहा है। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो मेरी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आज हम बात करेंगे इन्वेंट्री के वर्क पेपर के बारे में, यानी कि इन्वेंट्री को चेक कैसे करते हैं इन ए स्टैट्यूटरी ऑडिट। अगर आप कोई भी ऑडिट कर रहे हैं, इन्वेंट्री, स्टॉक ऑडिट या फिर स्टैट्यूटरी ऑडिट, तो एटलीस्ट आप इन्वेंट्री का आइटम वहाँ पर चेक करेंगे। जो कंपनी सामान खरीद कर बेच रही है या कुछ रॉ मटेरियल लेकर उससे कुछ फिनिश प्रोडक्ट बनाकर बेच रही है, तो जो माल नहीं बिकता उसको इन्वेंट्री बोलते हैं और आपको उसे चेक करना है। क्या चेक करेंगे आप उसमें? आपको उसमें चेक करना होगा कि एक्चुअली में जो इन्वेंट्री कंपनी कह रही है कि मेरे पास इतना पड़ा है, 1000 किलो का सामान पड़ा हुआ है मेरे पास, 1000 किलो के रॉ मटेरियल है, 500 किलो के मेरे पास फिनिश प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, तो एक्चुअली में है। और हो सकता है कि एक फिनिश प्रोडक्ट ना हो। कंपनी जो है बहुत सारी चीज़ें बनाती हो, प्रोडक्ट ए बी सी डी, यानी पेन बना रही है कंपनी, कंपनी पेंसिल बना रही है, कंपनी जो है कैलकुलेटर बना रही है। कंपनी कई सारी चीज़ें बना सकती है। एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए फिनिश प्रोडक्ट कार होगा। वहीं एक ऑटो एंसिलरी के लिए जो कि ब्रेक के पार्ट्स बना रही है, उसके लिए फिनिश प्रोडक्ट ब्रेक के पार्ट्स होगा। ऑटो कंपनी के लिए वो रॉ मटेरियल हो सकता है। बात समझिए, जो भी कंपनी की आप ऑडिट कर रहे हैं उस कंपनी के पर्सपेक्टिव से आपको सोचना है कि उस कंपनी का फिनिश प्रोडक्ट क्या है, उस कंपनी का रॉ मटेरियल क्या है, उस कंपनी का वर्क इन प्रोग्रेस में क्या आएगा। हम जिस पर्टिकुलर बिजनेस की बात कर रहे थे वो कंपनी सोया ऑयल बनाती है, मस्टर्ड ऑयल या सोया ऑयल बनाती है। तो ये जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, मैंने अपनी क्लास में ऑलरेडी कराया हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझाया, सारे आइटम्स की चेकिंग करवाई। इन्वेंट्री के बारे में बात जो है वो आज हम कर रहे हैं। एडिशनल वीडियोस अभी आ रही हैं, हालांकि एनालिटिकल चेकिंग हम पहले ही कर चुके हैं। तो सोया ऑयल जैसे बनता है उसकी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम आगे की बात करेंगे। तो कंपनी जितनी क्वांटिटी बता रही है रॉ मटेरियल की या फिनिश प्रोडक्ट की, उसको आपको चेक करना होगा 31 मार्च को, जो भी कंपनी का ईयर एंड है, वहाँ पर जाकर आपको चेक करना होगा कि इस दिन कंपनी के पास इतना स्टॉक है कि नहीं है। तो सारा स्टॉक नहीं होगा, कुछ स्टॉक हो सकता है जो ट्रांजिट में हो, कुछ हो सकता है जो कंपनी ने अपनी फैक्ट्री में ना रखा हो, किसी डिपो में रखा हो, किसी वेयर हाउस में रखा हो, और आप सारी जगहों को चेक ना कर पाएँ, तो उन जगहों पर आप जो है वहाँ पर सर्टिफिकेट उनसे मंगवाएंगे। कोई ना कोई व्यक्ति सर्टिफाई करके देगा, इंडिपेंडेंट व्यक्ति, कि यहाँ पर इतना स्टॉक पड़ा हुआ था। तब आप मानेंगे कि हाँ ठीक है। और जहाँ कंपनी का मेजर स्टॉक रहता है वहाँ आप खुद जाकर फिजिकली वेरीफाई करेंगे। अगर आपका मन है तो आप डिपो में या वेयर हाउस में जाकर भी चेक कर सकते हैं सैंपल पर, उसमें कोई आपको नहीं रोक सकता है इन स्टैट्यूटरी ऑडिट। पर जहाँ पर कंपनी का मेन स्टॉक है, फैक्ट्री है, सामान रखा होता है, वहाँ तो आपको जाकर खुद चेक करना ही पड़ेगा। तो जो भी कंपनी के कीमती आइटम्स हैं उनको आप सैंपल में लाएंगे। जो भी कंपनी का मेन आइटम है जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है उसे आप चेक करेंगे। आप सैंपल पर चेक करेंगे, सैंपल पर चेक करेंगे, यानी कि आप कोशिश करेंगे कि मैं कम से कम जो है मोर देन 50% आइटम की चेकिंग कर लूँ। नाउ इट डिपेंड्स। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप स्टॉक जो है, ऑयल का स्टॉक है फॉर एग्जांपल, और वो एक टैंकर में पड़ा हुआ है। बात समझिएगा। तो टैंकर में क्या होता है कि पूरा का पूरा ऑयल, सोया ऑयल एक टैंक में, बहुत बड़ा टैंक में रखा हुआ है, मस्टर्ड ऑयल अलग टैंक में रखा है, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट अलग अलग टैंक में रखें। तो वहाँ तो सिर्फ आपको करना क्या है, आपको एक नापने का इंस्ट्रूमेंट डालना है, और उसमें जहाँ पर भी उसमें जो है ऑयल टच करेगा, समझ जाना कि यहाँ तक जो है ऑयल भरा हुआ है, और वो आपको बता देगा मार्क कि इसमें जो है कितना लीटर ऑयल है। तो आपका ऑलमोस्ट 100% ही चेक हो गया कि भैया इतना सामान मेरा एक ही जगह पे रखा हुआ है। प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पर कई सारे स्टॉक कई सारे स्मॉल बॉक्सेस में रखे जाते हैं। तो वहाँ पर आप सारे बॉक्सेस को काउंट नहीं कर सकते। तो सैंपल पर एक बॉक्स को उठा लीजिए, जो भी आपका मन करे उसमें अंदर काउंट कर लीजिए क्वांटिटी, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने भी बॉक्सेस वहाँ पड़े हुए हैं सेम पैरामीटर्स को जो मीट कर रहे हैं, और जो कंपनी ने खुद भी जो है स्टिकर वगैरह लगाकर वहाँ पर दिखाया होगा कि हमने जो है ऐसे क्वांटिटी को जचा रखा है। तो जब आपको ये चीज़ें पता लग गई तो आप कंपनी का जो है स्टॉक को फिजिकली वेरीफाई कर पाएंगे, यानी एक्चुअली में कंपनी के पास वो स्टॉक है। जितने भी टाइप के मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट्स, उन सब की आप चेकिंग करेंगे, सैंपल पे फिजिकली वेरीफाई करेंगे। अब सवाल आता है कि क्वांटिटी तो हमें पता लग गई कि मेरे पास जो है रॉ मटेरियल जो है 5 आइटम का मेरे पास रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। रॉ मटेरियल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मेरे पास 5 आइटम के रॉ मटेरियल पड़े हुए हैं। प्रोडक्ट ए, रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी, रॉ मटेरियल सी, रॉ मटेरियल डी एंड रॉ मटेरियल ई। ये बी सी डी क्या है, कुछ भी हो सकता है। कोई कंपनी कार बना रही है उसके लिए रॉ मटेरियल अलग होगा, कोई कंपनी ऑयल बना रही है उसके लिए सोया सीड, मस्टर्ड सीड होगा।
अलग अलग टाइप की जो है यहाँ पर क्वांटिटीज़ हैं, अलग अलग टाइप के रॉ मटेरियल की, जिसे हमने फिजिकली वेरीफाई किया है। और भी देखते हैं यहाँ पर और कौन कौन से टाइप के जो है रॉ मटेरियल लगते हैं। यहाँ डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, मस्टर्ड सीड और सोया सीड जो है वो मेजर रॉ मटेरियल है। सब्सिक्वेंटली जो है बहुत सारे इनडायरेक्ट टाइप के मटेरियल लगते होंगे, जैसे यहाँ पर दे रखा है। कौन कौन से इनडायरेक्ट टाइप के मटेरियल यहाँ पर लगते हैं? केमिकल इन्वेंट्री, कोल इन्वेंट्री, हेक्सेन हेक्सेन लगती है गैस। हाँ, वो सारी चीज़ें जो है आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पार्ट है, कि उससे जो है आप यूज़ करके जो है गुड्स को कन्वर्ट करते हैं, सोया सीड को सोया ऑयल में कन्वर्ट करते हैं, तो दैट इज़ अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। मेन मटेरियल तो आपका सीड है, नो डाउट। तो जो भी टाइप के आपके रॉ मटेरियल्स हैं, जो भी टाइप के फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, आप हर में जो है चीज़ों को जो है फिजिकली वेरीफाई आप करेंगे, मेजर पोर्शन को वेरीफाई करेंगे, और फिर आपका क्वेश्चन आएगा कि इसको मैं किस प्राइस से मल्टीप्लाई करूं। दैट इज़ द मेजर क्वेश्चन, कि अगर मेरे पास मान लो 10,000 मेट्रिक टन का रॉ मटेरियल ए है, तो मैं उसे किससे मल्टीप्लाई करूं? भाई जाहिर सी बात है, रॉ मटेरियल आपने जितने पे ख़रीदा होगा आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट आपको पता लगेगी। इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। रॉ मटेरियल क्या है? सीड्स आपने खरीदे, जिससे खरीदे, कितने में खरीदे, पता लग गए आपको, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। बट यही अगर ये रॉ मटेरियल नहीं है, ये फिनिश गुड है। फिनिश गुड का मतलब जिसमें कि रॉ मटेरियल, अन्य टाइप के मटेरियल्स और बहुत सारी अन्य टाइप की कॉस्ट, जो पावर लग रही है, जो फैक्ट्री में मशीनें लग रही है, उसका डेप्रिसिएशन हो गया, तमाम कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, सारी कॉस्ट ऐड करके ही तो फिनिश प्रोडक्ट बनेगा ना। भाई मैं कहता हूँ कि मैंने 10 रुपये में रॉ मटेरियल ख़रीदा, इस 10 रुपये के रॉ मटेरियल में मैंने 2 रुपये की बिजली लगाई, इसके साथ जो है मैंने 5 रुपये लेबर को पे करें, इसके साथ जो है मैं मशीन जो यूज़ करता हूँ उस पर जो है 4 रुपये का मेरा कॉस्ट इस वाले पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर मैंने डाला। ऐसे हर प्रोडक्ट पे 4 डालूंगा तो ही मेरी मशीन जो चलती है सालाना, उसकी कॉस्ट मैं रिकवर कर पाऊँगा। जब मैं सबको ऐड करूँगा तो मैं पाऊँगा कि जो मेरी कॉस्ट लग रही है वो 21 लग रही है। तो आपको पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यहाँ पर समझना पड़ेगा, तभी आप इसकी कॉस्टिंग कर पाएंगे। किसकी? अगर ये फिनिश प्रोडक्ट है तो। और एक बार आपने इसकी कॉस्टिंग करी, उसके बाद क्या करेंगे सर? भाई कॉस्टिंग आप जब कर लेंगे तो उसके बाद आप इसको कंपेयर करेंगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू से। ये कौन सी वैल्यू होती है? ये वो वैल्यू होती है जिस पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी इन्वेंट्री बिक जाएगी। पता लगे कि आप जो है माल बना रहे हैं 900 रुपये का, और ये बिक सकता है सिर्फ 800 रुपये का, तो आप कहेंगे मैंने 900 रुपये में बनाया, पर अब मार्केट में ये 800 रुपये से ज़्यादा में बिक ही नहीं सकता। तो उस केस में आप इसको 800 रुपये पर ही रिकॉर्ड करेंगे। जो 100 रुपये आपका लॉस आ गया उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में डालकर बुक कर देंगे। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी हमेशा ही जो है कॉस्ट, यानी जो आपकी लगी लागत, या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू जैसे मैंने बताया, और हमने ऑलरेडी कर भी रखा है। बाकी आपने 11th में, 12th में, बीकॉम में, सीए इंटरमीडिएट में, या जो भी आप कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं उसमें किया होगा। बहुत बेसिक लेवल है ये, इसमें कुछ भी एडवांस नहीं है। तो इन दोनों में से जो लोअर होगा उस पर हम रिकॉर्ड करते हैं, ऐसा हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है। फर्दर इन्वेंट्री को जो है वैल्यू करने के जो है मेथड हो सकते हैं। इन्वेंट्री के जो प्रोसीजर है उसमें आप फीफो बेसिस फॉलो कर सकते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले माल आया वही पहले जाता है, ऐसी मान्यता आप रख सकते हैं जैसी भी इंडस्ट्री है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में जो गुड आए हैं सबसे अभी लेटेस्ट हैं वो सबसे पहले निकलेंगे। इस धारणा के हिसाब से भी काम किया जा सकता है और वेटेड एवरेज के हिसाब से भी काम किया जा सकता है। ये क्या होते हैं, ये आप 11th में, 12th में आपने पढ़ाई करी होगी, और भी आपने बीकॉम या सीए में आपने पढ़ाई करी होगी। हम तो उसकी चेकिंग की बात कर रहे हैं, वरना पता लगेगा कि आप बोलेंगे इन्वेंट्री में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है, तो पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा दो हमें, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ाऊंगा तो उसमें कुछ चीज़ें आएंगी तो आपको पहले ये पढ़ा दो हमें। मतलब आपको ABCD भी नहीं आता है, तो ABCD आता है उसके बाद ये कोर्स लेना है। समझ रहे हैं? जब आप एक्चुअली में काम पर जा रहे हैं तो काम करना कैसे है उसके बारे में ये कोर्स है। यानी बेसिक आपको आना चाहिए, बेसिक अकाउंटिंग, बेसिक जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी बेसिक चीज़ें हैं, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आने चाहिए। वो कॉन्सेप्ट के बाद ही तो हम क्या करते हैं, कंपनी में जाकर प्रैक्टिकल काम करते हैं। पहले हम अपना अकेडमिक्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम कंपनी में जाकर काम सीखते हैं। तो अकेडमिक्स आता है तो कंपनी में जो काम करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये 3 मेथड होते हैं, जनरली फॉलो होते हैं। इस कंपनी में हमारे केस में फीफो फॉलो हो रहा है, यानी पहले जो आया वही पहले गया। इससे क्या होगा सर? इससे ये होगा कि अगर मेरे पास कोई रॉ मटेरियल पड़े हुए हैं तो रॉ मटेरियल जो है उनकी अगर मुझे कॉस्टिंग करनी है, फॉर एग्जांपल अगर रॉ मटेरियल मेरे पास है 6000 मेट्रिक टन, तो 6000 मेट्रिक टन जो है मेरे पास इकट्ठे तो आए नहीं होंगे। कभी 500 मेट्रिक टन का ऑर्डर आया, कभी 1000 का आया, 1500 का आया, और पूरे साल में तो हो सकता है 60,000 मेट्रिक टन आया हो। एंड में बच मेरे पास 6000 मेट्रिक टन गए। बचने का मतलब जो मेरा कंजम्पशन हो गया वो निकल गया, एंड में मेरे पास 6000 मेट्रिक टन बच गए। तो 6000 मेट्रिक टन को मैं किस प्राइस से मल्टीप्लाई करूँ?
अगर मैं फीफो फॉलो कर रहा हूँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो मैं मानूंगा जो पहले आया था स्टॉक वो पहले गया होगा। तो जो लास्ट का मेरे पास लेटेस्ट ऑर्डर आया है, मैं मानूंगा कि मेरा उसमें से ही बचा होगा। तो अगर मेरा लास्ट का ऑर्डर 6,000 मेट्रिक टन या उससे ज़्यादा का है और उसकी प्राइस जो है 50 रुपये पर मेट्रिक टन है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मेरा लास्ट का ऑर्डर 6,000 मेट्रिक टन या उससे ज़्यादा नहीं आया बल्कि कम आया है, तो जितना आया है वो सारा का सारा मेरे स्टॉक में पड़ा होगा, ऐसा मैं मानूंगा। फिर उससे पहले जो ऑर्डर आया था वो कितनी प्राइस पर आया था, उससे मल्टीप्लाई करूंगा बैलेंस क्वांटिटी को। यानी मैं तो ये कह रहा हूँ जो सबसे लास्ट में मेरे पास सामान आया वही मेरे पास 6,000 मेट्रिक टन पड़ा हुआ है, उसकी क्या प्राइस है देख लेते हैं। जो सामान खरीदा उससे देख लो, उसके इनवॉइस में बिल में लिखा होगा। तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट तो मेरी निकल गई। दूसरा है फिनिश प्रोडक्ट। तो फिनिश प्रोडक्ट के लिए जो है आपको एक प्रॉपर जो है कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जिसमें कि आप क्लोजिंग इन्वेंट्री की क्वांटिटी जो है वो आप चेक कर लेंगे। वो कंपनी के पास होती है। कंपनी वैसे अपना 100% फिजिकल वेरिफिकेशन कराती ही है 31 मार्च में। उसे पता होता है मेरे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट की कौन कौन सी क्वांटिटी पड़ी हुई है। हम जो है सैंपल पर चेक कर लेते हैं, 100% चेक नहीं कर पाते। कोई बात नहीं। जब आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की क्वांटिटी आ गई तो क्वांटिटी को आपको प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, और उस प्राइस से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और कैलकुलेट आप कैसे करेंगे कि यार अगर मैं 1 मेट्रिक टन फिनिश प्रोडक्ट बनाता हूँ, कोई भी एक फिनिश प्रोडक्ट, देखिए कंपनी में जो है 10 टाइप के 20 टाइप के फिनिश प्रोडक्ट हो सकते हैं। आपको ये हर प्रोडक्ट के लिए करना होगा। मैं पहले एक प्रोडक्ट का बता रहा हूँ, सेम चीज़ आप हर प्रोडक्ट में कर सकते हैं। क्या बता रहे हो सर आप? मैं ये बता रहा हूँ कि एक प्रोडक्ट में अगर 1 मेट्रिक टन आप फिनिश प्रोडक्ट ए बना रहे हैं, ये तो अजीब सा हो गया, समझ में नहीं आएगा आपको। फिनिश प्रोडक्ट ए बना रहे हैं आप, तो उस ए को बनाने के लिए रॉ मटेरियल कितना लगता है? सर 1 मेट्रिक टन बना रहे हैं तो 1 मेट्रिक टन ही रॉ मटेरियल लगता होगा? जी ज़रूरी नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप 100 किलो का माल डालते हैं, ये आपका मेन रॉ मटेरियल, ऐसे आपके कई सारा सामान लगता होगा। ये नहीं हो सकता ना कि भाई कैसे समझाऊँ मैं आपको, मोबाइल बनाना है, आपको असेंबल करना है, तो मोबाइल में कई चीज़ें लगती है ना जी। अब एक मोबाइल में आपका एक कैमरा लगता है, आजकल तो 3-4 आते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता ना एक मोबाइल बना रहा हूँ तो एक कैमरा लगेगा। एक कैमरा भी लगेगा, स्क्रीन भी लगेगी, पीछे अंदर मदरबोर्ड भी होगा, चिपसेट भी होगा, एसडी कार्ड भी होगा, बहुत चीज़ें होगी। कैमरे 3 होंगे, 2 पीछे 1 आगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मुझे एक फ़ोन बनाना है तो उसके लिए मुझे 3 कैमरे लगने हैं। सिमिलरली वो तो फ़ोन तो असेंबल होता है, मैन्युफैक्चरिंग का तो अलग कॉन्सेप्ट है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, जब आप रॉ मटेरियल डालते हैं किसी प्रोसेस में, तो हो सकता है अलग अलग टाइप के कई सारे रॉ मटेरियल लगते हो। रॉ मटेरियल ए बी सी तीनों मिलकर एक फिनिश प्रोडक्ट बनता हो। 2-3 चीज़ों से मिलकर आप एक चीज़ बनाते हैं, उसी को तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहते हैं। कुछ डायरेक्ट मटेरियल लगता है जो उसका मुख्य तौर पर जो हिस्सा बनता है, कुछ इनडायरेक्ट लगते हैं, छोटी मोटी चीज़ें लगती हैं, और ऐसे कर कर आपका फिनिश प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पर ये भी तो हो सकता है कि आप रॉ मटेरियल 100 किलो का डालते हैं, बट यहाँ कुछ वेस्ट हो जाता है जिसको हम नॉर्मल वेस्टेज बोलते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप डालेंगे, जैसे आप जो है आटा बना रहे हैं तो उसमें गेहूँ डालेंगे, तो जितने किलो के गेहूँ डले हैं उतना ही आटा नहीं बनेगा, कुछ बीच में वेस्ट भी हो सकता है, 10% वेस्ट भी हो सकता है। तो हर चीज़ का, हर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का वो वेस्टेज क्या है, नॉर्मल वेस्टेज, वो आपको देखनी पड़ेगी। उससे आप जो है रेशो निकाल लेंगे कि अच्छा, कि अगर मुझे 1 मेट्रिक टन बनाना है, वैसे 1 मेट्रिक टन का मतलब होता है 1000 किलो, तो जाहिर सी बात है आप 100 किलो डाल के तो 1000 किलो नहीं बना सकते। वो तो कॉमन सेंस है। मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया था, 1000 की जगह आप लिखेंगे करीब करीब जो भी उसका रियलाइजेशन रेशो होगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कहाँ से मिलेगा? कंपनी देगी आपको रियलाइजेशन रेशो। आप कैसे चेक करेंगे? सैंपल पर एक चेक कर लेंगे, अच्छा ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, मुझे दिखाइए आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अच्छा इतनी क्वांटिटी का आपने इस बैच में रॉ मटेरियल डाला, अच्छा ये जो है फिनिश प्रोडक्ट बनकर निकला। पूरा एक बार आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को गो थ्रू करिए अपने ऑडिट के टाइम, जब आप वॉक थ्रू कर रहे हैं, जब आप 31 मार्च से पहले गए हैं, बाद में कभी भी आप गए हैं, पूरा वेरीफाई करिए आप। अच्छा ऐसे डालते हो तो 1100 केजी डालते हो तो 100 किलो बीच में वेस्ट होता होगा नॉर्मली, और बाकी जो है 1 मेट्रिक टन बनकर निकलता होगा, प्रोवाइडेड ये एक ही रॉ मटेरियल है। ऐसा भी हो सकता है कि आप 600 किलो जो है रॉ मटेरियल ए डालते हो, रॉ मटेरियल ए या फिनिश प्रोडक्ट ए हो गया, तो मैं रॉ मटेरियल को एच कर लेता हूँ, नाम है अलग अलग, और एक रॉ मटेरियल का नाम है आई, वो मैं कर लेता हूँ 700 किलो।
तो ऐसा भी हो सकता है कि 600 किलो रॉ मटेरियल एच जा रहा है, 700 किलो रॉ मटेरियल आई जा रहा है, दोनों मिलकर जो है एक प्रोसेस में जाते हैं। वहाँ पर काफ़ी जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, गैस वगैरह लगती है, हेक्सेन वगैरह जैसे मैंने आपको दिखाया, कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल लगता है, लेबर कुछ काम करती है, मशीन के थ्रू गो थ्रू होता है, पूरा कूलिंग होती है, हीटिंग होती है, पता नहीं क्या क्या होता है उस प्रोसेस में। ऐसे कई सारे प्रोसेस हो सकते हैं, इसलिए जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। सोयाबीन कैसे बनती है, सोयाबीन का ऑयल कैसे बनता है, सोया ऑयल, वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, उन्हें पता होगा जिन्होंने ये क्लासेस ली है, प्रैक्टिकल ऑडिटिंग का कोर्स लिया है। तो एग्जाम्पल मतलब एक जनरल एग्जाम्पल जिसमें आप कुछ भी फिट कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि 600 किलो 700 किलो डालते हैं तो जाके 1000 किलो फिनिश प्रोडक्ट बनकर निकलता है। तो आप कहेंगे यार मैंने तो 1300 किलो डाल दिया, 1300 केजी मैंने डाला रॉ मटेरियल के, जिसमें भी 2 रॉ मटेरियल थे, और आपका जो दोनों से मिलकर फिनिश प्रोडक्ट बना वो सिर्फ 1000 किलो बना, तो 300 किलो क्या हुआ, वेस्ट हो गया जी। तो इससे जो भी आपके फिनिश प्रोडक्ट हैं, आपको कंपनी बता रही है इतने फिनिश प्रोडक्ट हैं और उसको आपने फिजिकली वेरीफाई किया है, उसमें से 50% 60% क्वांटिटी पर आपका पूरा कंट्रोल है, उसकी पूरी शीटें आपके पास, आपको डेटा मिला हुआ है, इतनी क्वांटिटीज़ हैं, सैंपल पर आप चेक भी कर चुके हैं। तो वैल्यूएशन कैसे करेंगे, कॉस्टिंग कैसे करेंगे, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग मैंने सिखा दी आपको, सिंपल है, जितने पे खरीदा फीफो या वेटेड एवरेज लीफो जो भी फॉलो कर रहे हैं उस बेसिस पर आप निकाल लेंगे। फिनिश प्रोडक्ट में आपको देखना पड़ेगा इसमें मेन रॉ मटेरियल कितना लगा होगा। तो रिवर्स कैलकुलेशन करी वेस्टेज वगैरह देखकर, और आपको समझ में आ गया कि अब जितना भी मेरे पास फिनिश प्रोडक्ट है ABCD, उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगते हैं एक्चुअली में कितना लगा होगा, वो रियलाइजेशन रेशो आपको पता लग गया। एक सैंपल पर चेक कर लिया, बाकी कंपनी से ले लिया, एनालिटिकल रिव्यू कर लिया, क्लियर हो गया, अच्छा ये होता है। तो आपको रॉ मटेरियल पता लग गया कितना लगा होगा। अब आप साथ में देखेंगे इसमें पावर एंड फ्यूल कितना लगेगा, मतलब आप पावर एंड फ्यूल टोटल कितना लगाते हैं और टोटल लगाकर आप कितना बनाते हैं, तो एक को बनाने के लिए कितना लगता है, ये सारी चीज़ें जो है आप वेरीफाई भी करेंगे। और जब डिटेल आपने वेरीफाई कर ली एक्चुअली में, क्योंकि भैया 1 महीने का बिल आएगा, उसमें देखेंगे अच्छा इतना बिल आ रहा है, इस महीने की प्रोडक्शन देखेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो जब आप सारी चीज़ें चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा इसमें कितने 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 चीज़ें लग रही है। तो उससे क्या होगा, उससे आपको जो है सारे कॉस्ट के एलिमेंट्स पता लग जाएंगे फिनिश्ड गुड्स के, और उन सभी कॉस्ट के एलिमेंट को ऐड कर कर आप देख सकते हैं कि रॉ मटेरियल ए अगर 1000 किलो है तो इसकी जो रेट है जो आपने कैलकुलेट करी, कैसे करी, रॉ मटेरियल कितना लगेगा, अच्छा इतना इतना लगेगा, इसकी कितनी प्राइसेस होती है, मल्टीप्लाई करा, अच्छा इतने रुपए का रॉ मटेरियल लग रहा है, इतने रुपए का जो है इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल लग रहा है, लेबर लग रही है, कॉस्ट लग रही है, अदर फिक्स कॉस्ट लग रही है। फिक्स कॉस्ट भी कौन सी, मैन्युफैक्चरिंग वाली, जैसे आपका फैक्ट्री का रेंट हो गया, आपका मशीन का एक्सपेंस हो गया, डेप्रिसिएशन जिसे बोलते हैं, वो सारी कॉस्ट को आप एक्यूमुलेट करके, ये कॉस्टिंग का पूरा कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली चेकिंग नहीं है, इन्वेंटरी की चेकिंग तो हम बाद में कर रहे हैं। अभी तो मैं समझा रहा हूँ कि ये कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होती है, अभी ऑडिट नहीं करवा रहा, कॉस्ट अकाउंटेंसी करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल अलग है, ज़्यादा चीज़ें करा रहा हूँ, आपको आना चाहिए वैसे आपको ये। तो आप क्या करेंगे, आप उसकी कॉस्टिंग निकाल लेंगे, अच्छा ये रेट है, इसकी रेट कैलकुलेट कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आपको FG की कॉस्ट पता लग गई। अब ये जो FG की कॉस्ट आ गई आपके पास, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इस FG की कॉस्ट को आप कंपेयर किससे करेंगे, मान लो रेट आपकी आ गई 30,000, तो 1000 को आपने 30,000 से मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई होगा नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने KG लिखा हुआ है यहाँ पे, नंबर ही नंबर से मल्टीप्लाई होता है, KG नहीं होता है। तो आपको पता लग गया टोटल मेरा फिनिश प्रोडक्ट ए जो है उसकी वैल्यू है 3 करोड़ रुपीज़, 30 मिलियन रुपीज़। इसको कंपेयर करोगे आप NRV से, नेट रियलाइजेबल वैल्यू से, किसको करोगे आप भाई, या तो आप टोटल को करो, फिर टोटल की NRV निकालो कि भाई 1000 किलो है मेरे पास, उसकी टोटल NRV क्या होगी, अब ये कितने में रियलाइज़ हो सकते हैं। NRV को आप चेक कैसे कर सकते हैं, देखिए कई सारे तरीके हैं NRV को चेक करने के लिए, बट सिंपल सा ये है कि अगर कंपनी फ्यूचर में, क्योंकि भाई 31 मार्च हुआ था, उस दिन को आप बैलेंस शीट क्लोज कर रहे हैं, पर ऑडिट तो आप उसके बाद गए होंगे करने के लिए, पहले भी कुछ करी होगी बट बाद में भी कर रहे होंगे, तो बाद में कुछ कंपनी का सामान भी बिका होगा। तो अगर कंपनी अप्रैल के महीने में, मई के महीने में अमाउंट में जितने पर बेच रही है, उससे आपको पता लग जाएगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की NRV क्या है। मतलब इफ़ कंपनी इज़ एबल टू रियलाइज द फिनिश प्रोडक्ट एट अ हायर अमाउंट, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ द कंपनी इज़ नॉट एबल टू रियलाइज एट अ हायर अमाउंट, बट जो कॉस्टिंग है उससे भी जो है कंपनी कम में रियलाइज कर पाती है फ्यूचर में, तो आप बोलेंगे अरे बाप रे बाप, 30,000 रुपये आपको लगते हैं 1 मेट्रिक टन बनाने के लिए, और जब मैं देख रहा हूँ कि अप्रैल मंथ की जो सेल हो रही है वो आपकी 27,000 रुपये पर मेट्रिक टन की हो रही है, तो इसका मतलब मेरी NRV 27,000 रुपये है, मान सकता हूँ। मार्केट के डेटा से भी चेक कर सकते हो, अगर मार्केट में आपको मिलता है वहाँ से भी आप NRV निकाल सकते हो। कंपेयर करोगे कंपनी की कॉस्ट को नेट रियलाइजेबल वैल्यू से,
लोअर पर जो होगा उस पर आप इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे। जब आपके पास फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट आ जाती है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट आपके पास आ गई है, मतलब टोटल आपके पास क्लोजिंग रॉ मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट और ऐसे ही वर्क इन प्रोग्रेस सबकी आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है। तो ओपनिंग जो है, ओपनिंग की वैल्यू तो आपके पास पहले से होगी। कैसे होगी सर? जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग है वो इस साल का ओपनिंग होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री ये फॉर्मूला होता है प्लस, इसको कैसे लिखेंगे, इसको प्लस परचेजेस माइनस गुड्स कंज्यूम्ड इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये होता है। अब यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम निकालनी है। आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री आप देख रहे हैं कितनी है। अब किसकी देख रहे हैं आप? डेफिनेटली आप रॉ मटेरियल की देख रहे हैं। फिनिश प्रोडक्ट की क्वांटिटी कंज्यूम नहीं होती है। फिनिश प्रोडक्ट तो बस ओपनिंग में कुछ था, आपने कुछ और बनाया होगा, दैट इज़ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और माइनस जो आपने बेच दिया, ये रॉ मटेरियल की निकल रही है। क्योंकि रॉ मटेरियल की कंजम्पशन होती है, रॉ मटेरियल यूज़ होता है फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री आप रॉ मटेरियल की देखेंगे जो आपको पहले से मालूम है। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आपने निकाल ली। कैसे निकाली? ऊपर रॉ मटेरियल जैसे मैंने बताया फीफो बेसिस फॉलो करके आपने निकाल ली। जितना आपने रॉ मटेरियल खरीदा, ए बी सी डी जितने भी टाइप के रॉ मटेरियल हैं सबका अलग अलग निकालेंगे आप। जो भी आपने रॉ मटेरियल खरीदा उस रॉ मटेरियल को आपने जो है परचेज रजिस्टर में शो किया होगा। देखिए परचेज रजिस्टर में आपको दिखा देता हूँ। ये एक लोकेशन है मोटा, उस मोटा लोकेशन में आपने इतनी पार्टी से ये सब चीज़ें खरीदी है। भाई डायरेक्ट परचेज है तो यहाँ पर आ रहा है डायरेक्ट परचेज। कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है? प्रोडक्ट का नाम भी आ रहा होगा। प्रोडक्ट है वीट। आपने वीट खरीदा है। वीट, चलो आप वीट नहीं बना रहे, आप सोयाबीन का ऑयल बना रहे हैं, तो ज़्यादातर आपने क्रूड ऑयल ही खरीदा होगा। क्रूड सोया ऑयल खरीदा है आपने सोया सीड खरीदे हैं, बहुत सारे सामान आपने खरीदा होगा। देखिए प्रोडक्ट पे फिल्टर लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पर आपको जो है सोया सीड दिख जाएगा। सोया सीड दिख रहा है आपको यहाँ पे। और भी सामान आप खरीद रहे हैं, डेफिनेटली सोया रिफाइंड ऑयल, मस्टर्ड सीड खरीदना है मस्टर्ड ऑयल बनाने के लिए। बट मेजर अगर आप देखेंगे तो मेजरली आप सोया सीड ही यहाँ पर खरीद रहे हैं, क्योंकि इनका सोयाबीन का ऑयल बनता है। मस्टर्ड ऑयल मस्टर्ड सीड से बनता है। और उसका प्रोसेस क्या होता है? पहले क्रूड ऑयल बनता है, फिर उस क्रूड ऑयल से आगे जो है फर्दर प्रोसेसिंग होकर जो है खाने वाला ऑयल बनता है। कई बार टाइम नहीं होता सीड लेने का, तो इसके लिए वो डायरेक्टली जो है क्रूड डिगम्ड सोया ऑयल भी ले लेते हैं, उसको रिफाइन करके खाने वाला जो है सोया ऑयल बना लेते हैं। तो सीड से आप क्रूड ऑयल बनाएंगे, फिर उससे आप बनाएंगे खाने वाला ऑयल, या फिर आप डायरेक्टली बीज से मार्केट से खरीद लेते हैं। सीड की कमी होती है, आने में टाइम लगता है, और उससे भी बना लेते हैं। इसके लिए और प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर आ रहे हैं। मेजरली कंपनी सीड से ऑयल बनाती है। तो ये यहाँ पर परचेज रजिस्टर आ गया। तो आपने देखा कंपनी क्या क्या खरीद रही है, और जो है यहाँ से आपको परचेज रजिस्टर से पता लग जाएगा क्या परचेज की वैल्यू है। तो जब आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग आपने देख लिया, परचेज की वैल्यू आपने निकाल ली, तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड आ गई। इस कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड में जितने फिनिश प्रोडक्ट आपने मैन्युफैक्चर करे, प्रोड्यूस करे, अब इन को प्रोड्यूस करने के लिए जो रॉ मटेरियल का कंजम्पशन हुआ वो तो यहाँ से निकल गया आपका, पर जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो आपको निकालनी पड़ेगी कि भाई पावर एंड फ्यूल लगा, इनडायरेक्ट मटेरियल लगा, वो सारी कॉस्ट आपको ऐड करनी पड़ेगी कि अच्छा एक मेट्रिक टन बनाने के लिए इतना रॉ मटेरियल लगता है। वो आपको वैसे ही पता लग गया था, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और कौन सा मेरा जो है सामान लगता है, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा अगर मैंने पूरे साल में इतनी मैन्युफैक्चरिंग करी है फिनिश प्रोडक्ट की, लेट से आपने जो है 1 लाख मेट्रिक टन बनाया पूरे साल में, तो उसके लिए गुड्स कितने कंज्यूम है वो यहाँ से आपको पता लग गया। बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, और कुछ आपका क्लोजिंग में ऑलरेडी पड़ा होगा, क्योंकि जो मैन्युफैक्चर हुआ कुछ बिका कुछ नहीं बिका, दैट इज़ अ सेपरेट मैटर। बट जो मैन्युफैक्चर हुआ उसका टोटली अगर आपको देखना है तो इतना तो आपका रॉ मटेरियल लगा होगा जो गुड्स कंज्यूम से आपने निकाल लिया, और जो कॉस्ट लगी वो आपने ऐड कर दी, और ऐसे जो है आपकी फिनिश प्रोडक्ट जो बने हैं मैन्युफैक्चर हुए उसकी कॉस्टिंग भी आ गई। तो इस तरीके से जो है आप निकाल सकते हैं। जो कहते हैं ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कैसे निकालूं, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड हमने कर दिया है समझाने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट जो शायद आपको कर आना चाहिए था इन्वेंट्री के वर्क पेपर को चेक करने के लिए, बट मैंने आपको दोबारा से करवा दिया।
तो ये मेरा वर्क पेपर है। वर्क पेपर में हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं कि हमें इंश्योर करना है कि सारे एसेट्स, सारे इन्वेंट्री रिकॉर्डेड हो। हमें फिजिकली वेरीफाई करना है, कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से वैल्यू करना है, और डेफिनेटली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से कंपनी की पॉलिसी होनी चाहिए। और हमें डिस्क्लोजर इसका चेक करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ठीक से आ रहा है। हमने इन्वेंट्री का शेड्यूल लिया, परचेज रजिस्टर लिया, सेल्स रजिस्टर लिया। भाई सेल्स का रजिस्टर मैंने क्यों लिया? भाई सेल्स के रजिस्टर से मुझे वैल्यू से मतलब नहीं है, मुझे क्वांटिटी से मतलब है कि कितना मैंने क्वांटिटी बेचा, ताकि मुझे पता लगे ओपनिंग स्टॉक इतना था, परचेज मैंने इतना किया, इतना क्वांटिटीज़ मैंने निकाल दिया, तो क्लोजिंग में कितना होगा मेरा वहाँ से भी वेरीफाई हो जाएगा। और जो मैंने फिजिकली वेरिफिकेशन करी होगी, यहाँ देखिए फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट आ रही है, वहाँ से ही वेरीफाई हो जाएगा। तो देखा, डबल चेक हो गया। आपने स्टोर का रजिस्टर भी मंगा लिया। स्टोर के रजिस्टर में क्या होता है? स्टोर के रजिस्टर में बाकी जो इनडायरेक्ट मटेरियल वगैरह हैं उनकी कॉस्टिंग भी होती है। और जब आप सोयाबीन का ऑयल बना लेंगे तो उसकी एक प्राइमरी पैकिंग भी होगी, वो भी कॉस्ट का पार्ट बनती है। इसके ऊपर की जो पैकिंग होती है वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी, बट जो प्राइमरी होती है, ऑयल को रखेंगे तो सही ना, जो फर्स्ट लेवल की पैकिंग होती है, तो वो कॉस्ट का पार्ट बनेगी, तभी आप उसको आगे मार्केटेबल कर सकते हैं। हमने क्या किया, हमने जो है सबसे पहले जो शेड्यूल्स हैं उनकी एक्यूरेसी वगैरह हम वेरीफाई करते हैं। जैसे आपके सामने खुला परचेज रजिस्टर, तो आप एक्यूरेसी वेरीफाई करेंगे कि क्या जो ट्रायल बैलेंस में अमाउंट आ रहा है परचेजेस का, वो क्या इस रजिस्टर से मैच करता है, क्या इसमें हर महीने का आ रहा है, हर चीज़ आ रही है, कोई बीच में ब्रेक तो नहीं है, सीरियल नंबर वगैरह ऑर्डर में है, सारे लाइन में चीज़ें आ रही है, कुछ आपको मिसमैच तो नहीं लग रहा, कुछ एंट्री मिसमैच है, कुछ पॉजिटिव की जगह नेगेटिव नंबर आ रहा है जो नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं खोल रहा हूँ, यहाँ पर नेगेटिव नंबर आ रहा हो, तो मेरा क्वेश्चन होगा कि भैया कहीं ना कहीं एक्यूरेसी में दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे आपने पूरी स्क्रूटनी करके चेक कर लिया कि जो डिटेल्स आपके पास आई हैं वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, हमने ये तो चेक कर लिया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इन्वेंट्री को वैल्यू करा। और कैसे किया, जैसे मैंने आपको पूरा प्रोसीजर समझाया। इसके लिए सोया डीओसी की शीट यहाँ पर दे रखा है, सोया डीओसी की एक शीट बनी हुई है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। हम जाएंगे उस पर, डेफिनेटली हम जाएंगे। वैल्यूएशन ऑफ सोया डीओसी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने वो सारी चीज़ें करी जो मैंने आपको समझाई। डीओसी का मतलब होता है डी वर्ल्ड केक। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है, कई बार ऐसा भी होता है कि आप 3 रॉ मटेरियल डाल रहे हैं या 2 रॉ मटेरियल डाल रहे हैं, उससे फिनिश प्रोडक्ट भी 2 टाइप के निकल रहे हैं, एक नहीं निकल रहा, 2 या 3 बन रहे हैं। तो वो भी एक इशू आ जाता है कि यार मैं तो जो है सोयाबीन सीड डालता हूँ, और एक तरफ मेरा सोयाबीन ऑयल निकलता है, दूसरी तरफ मेरे पास डी ऑयल्ड केक निकलता है, डीओसी। तो 2 प्रोडक्ट निकल रहे हैं मेरे पास, तो कॉस्ट भी जो है दोनों में बैठेगी। बट आपको यहाँ पर समझना होगा इनका रेशो क्या है, कि जब मैं मान लो 1 मेट्रिक टन सीड डालता हूँ, तो तब मुझे समझना पड़ेगा कि 25% मेरा डीओसी बनता है और 75% मेरा जो है ऑयल बनता है। ये डीओसी क्या है, डी ऑयल केक क्या है? अरे कुछ सूखा मटेरियल निकल जाता है। अब आप सीड डालेंगे तो उसमें जब तेल है, लिक्विड है, वो एक साइड निकलेगा और एक सूखा मटेरियल अलग निकल जाएगा, उसको डीओसी बोलते हैं। जानवरों के खाने के काम आता है, अमेरिका में एक्सपोर्ट होता है। सूखे मटेरियल से केक बना देते हैं उसका। तो इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। और आप जो है नॉर्मल जो रॉ मटेरियल लग रहा है वो तो आपने कैलकुलेट कराई, पर जो इंडायरेक्ट मटेरियल लग रहे हैं उसका भी आपने एक रेशियो कैलकुलेट कर लिया कि भैया कितना मेरा मेट्रिक टन लगता है, उसकी रेट क्या है। तो यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिया, पूरी कैलकुलेशन करी हुई है रिवर्स ऑर्डर में कि क्वांटिटी मेरा आउटपुट इतना है तो मेरा इनपुट कितना होगा, समझ रहे हैं। तो डीओसी मेरा कितना बन रहा है, इस केस में मेरा 82% डीओसी बन रहा है, 17% क्रूड ऑयल बन के निकल रहा है। मैंने रेशो उल्टा बता दिया था आपको। तो सूखा मटेरियल ज़्यादा निकलेगा, तेल का तो बहुत ही कम पोर्शन निकलेगा, पर अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो हाँ ऐसा ही है। और कॉस्ट बाइफर्केशन से जो आपको पता लगेगा कि जो मैं इंडायरेक्ट मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ, उस इंडायरेक्ट मटेरियल में मैं कितना जो है पावर, कोल, स्टोर्स और जो फिक्स्ड कॉस्ट है मेरी, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो वो आपको चेक करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन है, इसमें आपको कुछ वेरीफाई नहीं करना है। मतलब एक सैंपल पर आप ऑलरेडी कर लेंगे। किसी भी आप प्रोडक्ट का देखेंगे तो उसमें बिल ऑफ मटेरियल होता है, जैसे हम बॉम्ब बोलते हैं। क्या होता है, वो शीट में ना लिखा होता है कि एक पर्टिकुलर बैच बनाने के लिए इतना इतना सामान लगेगा। तो आप जाकर फिजिकली वेरीफाई कर सकते हैं कि अच्छा इतना इतना जो है सामान जा रहा है, इन सामान की इतनी वैल्यू है और इतना मेरा फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है। तो एक सैंपल पर आपने जब चेक कर लिया तो इन डेटा की ऑथेंटिसिटी आपको पता लग गई हर प्रोडक्ट की। 5 प्रोडक्ट हैं कंपनी के, हमने पाँचों का एक एक सैंपल पे चेक कर लिया, तो आपको ऑथेंटिसिटी पता लगी कि अच्छा मेरा इतना जो है इंडायरेक्ट मटेरियल लगता है, मैंने एक पे चेक किया हुआ है, तो मेरा यही रेशो है। तो जब आपको ऑलरेडी पता है, तो अब आपको अगर टोटल क्वांटिटी का देखना है कि जितनी क्वांटिटी मेरे पास पड़ी हुई है उसकी क्या वैल्यू होगी, तो उसको देखने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जो है कैलकुलेट कर लेंगे। रेट कैलकुलेट करनी है ना आपको, क्वांटिटीज़ तो आपने चेक कर ही ली है, बस आपको रेट कैलकुलेट करनी है। तो उस रेट में सब चीज़ें आ जाएगी, जो उसका रॉ मटेरियल है, जो अदर कॉस्ट है, और जो फिक्स कॉस्ट आप अबॉर्शन कर रहे हैं। सैंपल पर आपने चेक करी थी, अब आपने एग्जैक्ट रेट से मल्टीप्लाई कर लिया। नाउ यू नो कि ये रेट है, रेट से आप मल्टीप्लाई करेंगे और इसको एनआरवी को चेक करेंगे। कॉस्ट एनआरवी की एक शीट बनाई हुई है यहाँ पे,
कितनी क्वांटिटीज़ मेरे पास है जिसका मैंने फिजिकल वेरिफिकेशन किया हुआ है, ठीक है जी। कॉस्ट कितनी आ रही है जो मैंने एक्चुअली में देखी है। एनआरवी क्या है सर्टिफिकेट के हिसाब से, या जो भी आपने सब्सिक्वेंट सेल देखी, रेट एज पर सब्सिक्वेंट सेल, आपने दोनों चीज़ें चेक कर ली। एनआरवी के आपने सर्टिफिकेट ली एक्सटर्नल मार्केट से, समझ रहे हैं आप, और उसके बाद आपने चेक करा सब्सिक्वेंटली मैं कितने में बेच रहा हूँ। अगर मैं ज़्यादा में बेच रहा हूँ तो ठीक है, अगर मैं कम में बेच रहा हूँ फ्यूचर में, दैट मीन्स कि मैं इसको रियलाइज़ नहीं कर पा रहा, तो मेरा एनआरवी कम होना चाहिए। और ऐसे कर मैंने मैच कर लिया कि मेरी सबसे जो कम है कॉस्ट एनआरवी या जो सब्सिक्वेंट सेल में जितने पे कर रहा हूँ, जो भी सबसे लोएस्ट है, मैं अपनी इन्वेंट्री को उससे ज़्यादा पर वैल्यू नहीं करूँगा। तो रेट मुझे पता लग गई, कॉस्ट मैंने कैलकुलेट करी, एनआरवी मैंने सर्टिफिकेट लिया, बाहर मार्केट चेक करा, और जो मैं खुद ही सब्सिक्वेंटली सेल कर रहा हूँ अगले महीनों में, उसको भी मैंने चेक कर लिया। कहीं ऐसा ना हो कि सब्सिक्वेंटली आप सेल नहीं कर पा रहे हो और अभी आप कॉस्ट बहुत ज़्यादा दिखा रहे हो। नहीं जी, आपको कम दिखानी पड़ेगी, जितने में बेच ही नहीं सकते उससे ज़्यादा में आप अपनी क्लोजिंग स्टॉक को शो नहीं कर सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा शो करने का मतलब आप शो कर रहे हैं मेरे पास बहुत ज़्यादा वैल्यू का सामान पड़ा है, जबकि अब उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं है, तो गलत हो जाएगा। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है। तो ऐसे कर आपने सभी टाइप के मटेरियल का कॉस्ट एनआरवी चेकिंग कर लिया। कॉस्ट को कैलकुलेट करा कैसे, हाउ यू हैव कैलकुलेटेड द कॉस्ट, थ्रू अ रेट। हाउ यू कैलकुलेटेड द रेट, थ्रू प्रॉपर मेथोडोलॉजी, बाय अंडरस्टैंडिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कितना रॉ मटेरियल, कितना अदर मटेरियल वगैरह, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वगैरह लगेगा। एंड हाउ यू चेक द क्वांटिटी, बाय फिजिकल वेरिफिकेशन। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जो है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पता लग जाएगी। जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई, ओपनिंग की आपके पास है, और परचेज़ का आपने परचेज रजिस्टर से चेक करा है, जो आपने ऑयल परचेज करा, डीओसी, हर टाइप का जो मटेरियल आपने परचेज करा, तो वो जो है सारा परचेज जो है आपने जो किया वो आप परचेज रजिस्टर से देखेंगे। और जब सारी चीज़ें आ गई, डिटेल आ गई, तो बस कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आपका कैलकुलेट हो जाएगा, जो फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो यही है जो हमने किया और कुछ भी नहीं किया। दैट्स इट, वेरी वेरी सिंपल। इन्वेंट्री को ऐसे ही चेक किया जाता है। जितना जो है ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड होगा उतना आपका काम बढ़ जाएगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कौन से रॉ मटेरियल से कितना आउटपुट या बाई प्रोडक्ट निकल रहा है, तभी आप जो है इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर पाएंगे। तो यही जो है इन्वेंट्री का वैल्यूएशन ऐसे होता है। ऑडिट प्रोसीजर जो है आपके सामने है, ये सारा हम करते हैं और आपको जो है कर भी यहाँ पर दिखाया है कैसे कैसे चीज़ें हुई है। परचेज रजिस्टर मैं बार बार नहीं खोल रहा हूँ, क्योंकि वो परचेज़ की जो चेकिंग करी थी उसमें भी मैंने आपको शो किया था, तो वहीं से इसको लिंक किया हुआ है। परचेज़ को परचेज से सेल्स मैंने आपको ऑलरेडी चेक कराया है, तो सेल्स रजिस्टर में बार बार ओपन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी चेक करा है। तो क्वांटिटीज़ आपको चेक करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। वैल्यूएशन वगैरह चेक करनी है, कॉम्पिटिशन चेक करनी है, वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कर ली है। फिजिकल वेरिफिकेशन देख लेते हैं, वो भी मैंने आपको शायद दिखाई दिया। क्वांटिटीज़ हैं, आपने चेक करा, दोनों को मैच कर लिया और बहुत सिंपल है, बनकर तैयार हो गया। फिजिकल वेरिफिकेशन की बड़ी बड़ी शीटें बनेगी, क्वांटिटीज़ वहाँ से आपकी चेक हो जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ समझ में आया तो आप इसको सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ मैं लाते रहूँगा। अगर आपको पूरा जो है प्रैक्टिकल ऑडिटिंग सीखना है या फाइनेंस सीखना है तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, CA योगेश वर्मा ऐप ऑन गूगल प्ले स्टोर या learnsup.com पे आप चले जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आ रहा है, और वहाँ से आप जो है सिर्फ 7 दिन के अंदर जो है प्रैक्टिकल कोर्सेज आप सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद एंड बाय बाय, सी यू देन इन द नेक्स्ट वीडियो।